हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस का जो है चैप्टर 5 का अगला पार्ट देखने वाले हैं। इसके पहले हमने जो है कोशिका के बारे में बात की थी, कोशिका की खोज किसने की थी इसके बारे में हमने देखा था, ठीक है। और जो है हमने केंद्रक के बारे में देखा था और आज हम जो है विभिन्न सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे अब हम कोशिका द्रव्य के बारे में। देखिए, जब हमने प्याज की झिल्ली और मनुष्य के गाल की कोशिका की स्लाइड को देखा था, तब जो है हमें क्या हुआ था, हमें जो है कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कि कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। अब इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था। क्या था? बहुत हल्का धब्बा था, ठीक है। और इसे जो है क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। और जो है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य का एक तरल पदार्थ है और इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका के अंगक कहते हैं। अभी मैं आपको चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करूंगी। और प्रत्येक अंगक यानी कि प्रत्येक ऑर्गेनल्स जो है ना, कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। कोशिका अंगक झिल्ली जो है ना, झिल्ली युक्त होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त जो है झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेना। और जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ना केंद्रकीय झिल्ली और झिल्ली युक्त अंगक जो है होते हैं। तो झिल्ली की सार्थकता जो होती है ना, वायरस के उदाहरण से आप स्पष्ट कर सकते हैं। अब वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती और इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि किसी सजीव के शरीर में ये जो है प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता। यानी कि वायरस जो है अगर शरीर के बाहर रहेगा तो वो मृत के समान है और किसी के शरीर के अंदर चला जाता है तो वो जो है गुणन करता है और फिर जो है वो सजीव की तरह कार्य करता है। अब जो है आपके सामने चित्र प्रदर्शित हो रहा है, ये है प्लांट सेल, ठीक है। इसमें जो है देखिए किस प्रकार जो है सेल वॉल पाई जा रही है, ठीक है। ये जो इसमें द्रव्य भरा हुआ है ये है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। और इसमें जितने भी ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं, ये जैसे केंद्रक हो गया, ठीक है, केंद्रक हो गया, ये सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये केंद्रक हो गया। इसके अंदर जो है न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका, ठीक है, ये वैक्यूल है, सेल मेम्ब्रेन भी है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्जी बॉडीज भी है, राइबोसोम है। अच्छा, ये सब आपको नाम जो है नए लग रहे होंगे, अभी हम इनके सब के बारे में जो है डिटेल वे में स्टडी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने जो है प्रश्न दिख रहा होगा, ये प्रश्न है, क्या अब आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिससे कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट हो? तो मैंने पिछले वीडियो में आपको अंतर भी बताया था। अब आइए देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल है ये और ये है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का आकार जो होता है प्रायः छोटा 1 से 10 मिली माइक्रोन के बराबर होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक का आकार जो है प्रायः बड़ा होता है। दूसरे में देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ा गया है, इसमें आपको बताना है कि क्या भरना है। तो केंद्रकीय क्षेत्र क्या होते हैं? बहुत कम स्पष्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है केंद्रक झिल्ली नहीं होता, यानी कि ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ ही पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? केंद्रिकाएं, ठीक है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? सुस्पष्ट केंद्रक होता है जो चारों ओर जो है केंद्र की झिल्ली से घिरा हुआ होता है। प्लांट सेल में जो है यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है क्रोमोसोम कितना होता है? 1 होता है और जो है यूकैरियोटिक में 1 से अधिक हो सकते हैं, ठीक है। अगला है अंतर, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जो होते हैं इसमें अनुपस्थित होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो है उपस्थित होते हैं। तो बात करेंगे अब हम कोशिका अंगक के बारे में। देखिए, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है, जिससे कि क्या हो, जिससे उसमें उपस्थित पदार्थ जो होते हैं ना बाह्य पर्यावरण से अलग रहें। यानी कि बड़ी और जटिल कोशिकाओं, जिनमें कि बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं, इनको भी उपापचयी क्रियाओं यानी कि मेटाबॉलिक जो है क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे कि क्या हो, वे जटिल संरचना और कार्य को सहारा दे सके। और ये जो विभिन्न प्रकार के उपापचयी क्रियाएं हैं ना, इनको अलग
अलग रखने के लिए ना ये कोशिकाएं जो होती हैं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का क्या करती हैं, उपयोग करती हैं। और यह जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। और इनमें से कुछ अंगक जो है केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। हमने पिछले अनुभाग में जो है केंद्रक के विषय में पढ़ा था। आज हम देखेंगे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे कि अंतर्द्रवीय जालिका कहते हैं। गोल्जी बॉडी के बारे में बात करेंगे, लाइसोसोम के बारे में बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, है ना, इन कोशिका अंगकों के बारे में बात करेंगे और विचार करेंगे, ठीक है, कि ये महत्वपूर्ण है और इनके कार्य क्या है। अब देखिए, सबसे पहला सेल ऑर्गेनल आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको जो है यहाँ पूरे सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा होगा। यहाँ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको जो है मैं बड़ा करके आपको बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। तो ये आपके सामने फिगर आउट हो रहा होगा, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये देखिए, मैंने सेल में आपको दिखाया था कि ना कि न्यूक्लियस के बगल में होता है। तो ये देखिए, यहाँ न्यूक्लियोलस है और ये है न्यूक्लियस और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इधर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्म का अर्थ क्या होता है, जीव द्रव्य में, और जो है रेटिकुलम का अर्थ होता है एक प्रकार का जाल या फिर कह लीजिए जालिका। जाली के समान तो ये संरचना आपको दिख रही होगी, ठीक है। इसकी खोज जो है आप नोट डाउन कर लो, इसकी खोज जो है पोर्टर द्वारा की गई। किसके द्वारा, पोर्टर, PORTER। पूछा भी जाता है एग्जाम में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की, तो पोर्टर ने की। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ना झिल्लियों का तंत्र भी कहा जाता है, यानी सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन की अगर बात करेंगे तो उसे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही कहा जाता है। अच्छा, ये करता क्या है, मतलब पाया किस में जाता है, ये जो है ना ये परिपक्व आरबीसी को छोड़कर सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। मांसपेशियों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। और उपापचय के रूप में जो है अधिक सक्रिय कोशिकाओं जैसे कि आंत सेल हो गया, प्लाज्मा सेल हो गया, अग्नाशय कोशिका में इनकी संख्या ना बहुत ज़्यादा विकसित होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए आप। चलिए थोड़ा सा बुक की चीज़ें भी देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, ये जो है नलिका और शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। अब ये देखिए, लंबी लंबी जो आपको ये नली दिख रही होंगी, ठीक है, यानी कि गोलाकार और आयताकार जो ये थैले दिख रहे हैं, तो अंतःद्रवी जो जालिका है ना, इसकी रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरा अंतर्द्रवी जालिका, और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो जो ये रफ वाला होता है, ये जो रफ वाला होता है और चिकना वाला जो है सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदुरा दिखाई देता है, जो खुरदुरा होता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो है क्या लगे होते हैं, ये देखिए राइबोसोम। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम लगे होते हैं उसे कहते हैं खुरदुरा अंतर्द्रवी जालिका, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसमें राइबोसोम नहीं लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। राइबोसोम क्या कार्य करते हैं, राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि राइबोसोम का क्या कार्य है, तो राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो है कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। और जो स्मूथ वाला है, कोमल वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वसा और लिपिड जो है अणुओं के बनाने में सहायता करती है, और ये जो है कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ प्रोटीन और वसा जो होते हैं ना, कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं झिल्ली जीवात जनन कहते हैं, ठीक है। और कुछ अन्य प्रोटीन और वसा जो है एंजाइम और हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। और यदि जो है विभिन्न कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है भिन्न भिन्न दिखाई देता है, लेकिन सदैव एक जालिका का निर्माण जो है वो तो करता ही करता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य जो है, और या फिर कह लीजिए कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के मध्य पदार्थों का परिवहन के लिए
ये जो नलियाँ बनी हुई हैं ना, ये पदार्थों के परिवहन के लिए बनी हुई हैं। तो ये काम भी आपको याद हो गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है। तो ये कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कोशिका के कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए जो है कोशिका द्रव्य ढांचे के लिए भी कार्य करता है। ठीक है, एक वर्ग के जंतुओं जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं ना, इनके जो है यकृत की कोशिकाओं में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है विष तथा दवा को निराविषीकरण, ठीक है, करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये तो हुई भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात। अब आइए अगले सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि गोल्जी बॉडी के बारे में। तो ये आपके सामने चित्र प्रदर्शित हो रहा है गोल्जी बॉडी का। देखिए, ये जो है थैलीनुमा संरचना दिख रही होगी आपको। ठीक है, तो कोशिका के जो है कोशिका द्रव्य में केंद्रक के समीप ये भी होता है। ठीक है, केंद्रक के समीप कुछ थैलीनुमा ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी। इसकी खोज की थी कैमिलियो गोल्गी ने। किसने की थी, कैमिलियो गोल्गी ने। ये जो है ना इटली के तंत्रिका वैज्ञानिक थे। ठीक है, ठीक है, इन्होंने ना किसके ऊपर देखा ये भी पूछ सकता है। तो इन्होंने जो है श्वेत उलूक यानी कि बार्न जो है आउल के जो है तंत्रिका कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी का पता लगाया था। इसकी आकृति देखिए चपटी होती है, आपके सामने प्रदर्शित हो रहा होगा कि इसकी आकृति जो है चपटी होती है और एक के बाद एक आप देख पा रहे होंगे, एक के बाद एक समांतर रूप से ये जो है स्थिर रहते हैं। तो गोल्जी बॉडी का निर्माण जो है ना कुछ थैलीनुमा सिस्टर्नी, ठीक है, ये देखिए सिस्टर्नी शेप है ना इसका। तो सिस्टर्नी कुछ छोटे छोटे वेसिकल और कुछ बड़े बड़े वैक्यूल, ठीक है, ये मिलकर बने होते हैं। और ये क्या करता है, ये कोशिका के अंदर जो है स्रावित पदार्थ का संग्रह और परिवहन में सहायता करता है। कार्य मैंने आपको बता दिया, खोज किसने की, किसके ऊपर की, ये भी मैंने आपको बता दिया और यही चीज़ इसका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैमिलियो गोल्गी ने इसकी खोज की थी बार्नो आउल में। ठीक है, इसका कार्य क्या है, यह कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थ जो सीक्रेटेड मटेरियल होते हैं इनका संग्रह करता है, स्टोरेज करता है और जो है ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए आप लोग। तो बुक की भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। कैमिलियो गोल्गी द्वारा गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त छपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर जो है पुटिकाओं की तरह एक समांतर रूप से सजा रहता है और इन जो है झिल्लियों का संपर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से होता है और इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली जो है तंत्र एक दूसरे के भाग को जो है वो बनाती हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और जो है उन्हें कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। ठीक है, पैक किया गया यानी कि स्टोरेज किया गया और भेज दिया गया यानी कि ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, तो परिवहन और संग्रहण दोनों का कार्य हो रहा है और इस कार्य में ना शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और इसे जो है बंद करना। यानी कि कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर जो है ना से जटिल शक्कर बनती है और गोल्जी उपकरण में ही जो है इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आइए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं लाइसोसोम के बारे में। ये आपको फिगर में सेल में जो है प्रदर्शित हो रहा होगा, ये है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या होता है, देखिए संरचनात्मक दृष्टि से अगर देखें तो लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, घिरी हुई संरचना है। ठीक है, और इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना इन एंजाइमों को बनाते हैं। ठीक है, जो एंजाइम जो है जिसमें पाचक एंजाइम किस में होते हैं, लाइसोसोम में, और उसे बनाने का काम कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लाइसोसोम जो है कोशिका का अपशिष्ट जो है निपटाने वाला तंत्र है। क्या है, अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है और ये जो है ना बाहरी पदार्थ और कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके जो है कोशिका को साफ करता है। इसे जो है आत्महत्या का थैला भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि आत्महत्या का थैला जो है किस कोशिकांग को कहा जाता है, तो ये जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिका के अंदर जो है आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया हो गए, ठीक है,
भोजन और पुराने अंगक जो होते हैं लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और जो लाइसोसोम में बहुत से शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। तो कोशिकीय चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के व्यवधान के कारण ना, जब कोशिका क्षतिग्रस्त और मृत हो जाती है तो लाइसोसोम जो है वो फट जाती है और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। और इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कैमेलियो गाल्गी के बारे में। इनका जन्म जो है 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिका के समीप कोर्टनो में हुआ था। उन्होंने पाविआ विश्वविद्यालय से मेडिसिन का अध्ययन किया और 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने पाविया के सेंट मैटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। और उस समय ना उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि ये तंत्रिका तंत्र विज्ञानी थे। ठीक है, 1872 में उन्होंने जो है एबियार टिग्रेसो एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। और उन्होंने सबसे पहले ना अपनी खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर की। उन्होंने इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना लिया और उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका और कोशिका संरचनाओं को ना अभिरंगित करने के जो है क्रांतिकारी विधि प्रदान की। और इस विधि को कहते हैं ब्लैक रिएक्शन। ठीक है, इस विधि में क्या होता है ये भी देखिए। इस विधि में जो है उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था और विशेषता जो है यह कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन वे जो है ना इसी दिशा में कार्य करते रहे और इसी विधि में सुधार करते रहे। गॉल्गी ने जो है अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1906 में इन्हें जो है सैंटियागो रेमोनी कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो बहुत जो है ट्रिमेंडस आदमी थे कैमेलियो गाल्गी। अगला सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें तो भाई मैं बताऊंगी सारी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप ये समझ लीजिए कि पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो इसमें वक्त तो लगेगा ही। तो आज इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद जो है 2-3 सेल ऑर्गेनल्स जो है अगले पार्ट में देखेंगे। थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना है लेकिन हमें अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है। गाइज बहुत सारे एग्ज़ाम आ गए हैं। ठीक है, जूनियर का एग्ज़ाम आ गया है और जो है उच्चतर शिक्षा निदेशालय से भी शायद फॉर्म आ गए हैं, है ना। तो ये साल जो है बहुत सारी वैकेंसियों का साल है और इसलिए आप अभी से ही जम के लग जाओ। फॉर्म आने का वेट मत करो क्योंकि फॉर्म आते हैं और मुश्किल से 1 महीने का टाइम मिलता है पढ़ने का और 1 महीने में आप लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, 8 लाख 10 लाख 14 लाख इतने लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं। फाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत। ठीक है, तो आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। गाइस एनसीईआरटी फोकस्ड है सारी चीज़ें और इसीलिए मैं भी एनसीईआरटी फोकस जो है स्टडी कराती हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए और डीप स्टडी करिए ताकि कहीं से भी क्वेश्चन जो है फंस ना पाए। ठीक है, और बाकी कमेंट बॉक्स तो खुला ही हुआ है। तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ मैं इस वीडियो को। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको ये चैनल ज़रूर बेनिफिट देगा। ठीक है, और जो कमी हो वो भी बताइए। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।